चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, वीडियो आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सब लोग जल्दी से नमस्कार, हेलो हेलो हेलो, जय महाकाल, महाकाल जय महाकाल। कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, एक बार प्लीज आप लोग बताएंगे कल लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। कहां गई गरीबी? तो मेरे दोस्त ये रही गरीबी, वित्तीय संस्था। ये तो पेट वाली क्लास है, मेरे ख्याल से यही क्लास थी वो, है ना, गरीबी। तो कल लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि गरीबी एक दशा है और सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी, गरीबी के कारण, गरीबी को कम करने के उपाय। इसके आगे आज हम बात करते हैं लॉरेंज वक्र के बारे में। तो जरा आइए, जरा हम हेडिंग डालते हैं लॉरेंज वक्र। तो हेडिंग डालेंगे लॉरेंज वक्र। क्या डालेंगे मेरे साथियों? लॉरेंज वक्र क्या है? तो लॉरेंज वक्र के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। लॉरेंज वक्र, इसे ना हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं पता है? लॉरेंज कर्व के नाम से जानते हैं। तो लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व के नाम से आप इसे जानते हैं। कर्व, CURVE। तो लॉरेंज कर्व के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो लॉरेंज वक्र कह दो या लॉरेंज कर्व कह दो, ठीक है। इसके बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी वो जरा सुनना अच्छे से। मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉरेंज वक्र जो है ये क्या बताता है? तो ये गरीबी के बारे में बताता है। जय महाकाल। ये गरीबी के बारे में बताता है, ठीक है। बिल्कुल दौड़ के ही आया हूं, सही है। तो याद रखना है मेरे दोस्त, इसका जो प्रतिपादन है, लॉरेंज वक्र किसके द्वारा दिया गया, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो प्रोफेसर लॉरेंज के द्वारा दिया गया। तो प्रोफेसर लॉरेंज ने इस वक्र के बारे में बताया था। कब बताया था? 1905 में बताया था, 1905 में इसके बारे में बताया था, ठीक है। दूसरी बात ये क्या बताता है? तो ये आय की असमानता को बताता है। दूसरी बात ये क्या दर्शाता है? तो इट इज रिप्रेजेंट द इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये क्या दर्शाता है? तो आय की विषमता या आय एवं वितरण को दर्शाता है ये। इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को ये दर्शाता है। आ गई बात समझ में? तो आय की विषमता को ये दर्शाता है। किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर लॉरेंज के द्वारा दिया गया, ठीक है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? कब दिया गया? 1905 में दिया गया। ये कहां के अर्थशास्त्री थे? ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। तो याद रखना, ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। कहां के अर्थशास्त्री थे ये? अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। प्रोफेसर लॉरेंज इनका नाम है और इन्होंने ये लॉरेंज वक्र दिया था। अब देखो ये वक्र क्या था, इन्होंने जो वक्र दिया इसके अंदर क्या था? ये वक्र दिया है ना। अरे यार एक मिनट, ये वक्र दिया, देखो ये दरअसल ये कुछ ऐसा ग्राफ इन्होंने बताया। ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस है। आपको पता है ये मूल बिंदु है, 0 पॉइंट भी आप इसे यहां पर कह सकते हैं। इन्होंने दरअसल क्या किया? एक इक्विलिटी लाइन बना करके बताया। इसको बोलते हैं समता रेखा। ये जो रेखा इन्होंने बनाई ना, इसको बोलते हैं समता रेखा। इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इसको समता रेखा, इक्विलिटी लाइन के नाम से जानते हैं, इक्विलिटी लाइन। और ये कहा कि इस रेखा पर जो लोग रहेंगे उनकी सबकी इनकम और उनके पास में रिसोर्सेस एक समान रहेंगे। यानी कि अगर, सुनना मेरी बात को, अगर इस रेखा पर मैं खड़ा हूं, मोदी जी खड़े हैं, इसका मतलब है कि मोदी जी भी उतना ही पैसा कमाते जितना मैं कमाता हूं। अगर इस रेखा पर मैं और मोहन यादव जी खड़े हैं तो हम दोनों उतना ही पैसा कमाते हैं, उतनी ही संपत्ति हमारे पास में है, ठीक है। तो ये समता रेखा है। पर समता रेखा तो ये है, लेकिन बात दरअसल समता रेखा की नहीं है, लॉरेंज कर्व की है। दरअसल लॉरेंज कर्व जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये जो कर्व बन रहा है ना, ये वाला टेढ़ा कर्व, इसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। सच्चाई तो यही है कि यही कहलाता है मेरे साथियों लॉरेंज कर्व। यह है वक्र, लॉरेंज वक्र। इसी को लॉरेंज कर्व या एलसी के नाम से आप इसे जानते हैं। लॉरेंज कर्व, एलसी आप इसे कह देते हैं। ये लॉरेंज वक्र है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, यह समता रेखा से लॉरेंज वक्र जितना ज्यादा दूर होगा, देखो यहां पर सबसे ज्यादा दूर है, तो आय की विषमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस इक्विलिटी लाइन से लॉरेंज कर्व जितना ज्यादा दूर होगा, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, तो हम ये कहेंगे मेरे साथियों कि आय की विषमता, इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर देन द, मेरे साथियों इधर इक्विलिटी लाइन के आसपास, एंड द लॉरेंज कर्व। तो याद रखना, जितना ज्यादा दूर होगा इनकम की इनइक्विलिटीज उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना पास होगा, देखो यहां पर
यहां पर वो सबसे पास है, फिर यहां पर सबसे पास है, तो सबसे पास में मेरे साथियों आय की विषमता सबसे कम होगी। ये बात आपको यहां पर याद रखना पड़ेगी। तो मैं यहां पर आपको लिखता हूं एक बात कि लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र, लोरेंज वक्र समता रेखा, ये इक्विलिटी लाइन है, ये डॉट 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 वाली, लोरेंज वक्र समता रेखा के जितना पास होगा, के जितना पास होगा, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। आय की विषमता, इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम, क्या बोलते हैं, इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम, उतनी ही कम होगी, उतनी ही कम होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि लोरेंज वक्र समता रेखा से जितना दूर होगा, आय की विषमता उतनी ज्यादा होगी, तथा यह जितना ज्यादा दूर होगा, जितना दूर होगा, आय की विषमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो आय की विषमता उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। आपकी एग्जाम में सवाल ऐसा यहां पर पूछा गया था कि, और सवाल क्या पूछा गया था, तो सवाल यह पूछा गया था कि लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो लोरेंज वक्र आय और वितरण की असमानता को दर्शाता है, आय और वितरण की असमानता, असमानता को दर्शाता है, इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लोरेंज वक्र के बारे में ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, कब प्रतिपादन किया इसका, 1905 में। किसने, तो याद रखना है प्रोफेसर लोरेंज ने। कहां के रहने वाले हैं ये, तो याद रखना ये अमेरिकी अर्थशास्त्री। ओके, चलो अगली बात करते हैं मेरे साथियों। अगला है गिनी गुणांक। क्या लिखेंगे, गिनी गुणांक। इसे गिनी मल्टीप्लायर के नाम से भी जाना जाता है, गिनी मल्टीप्लायर। और सवाल पूछा जाता है कि गिनी गुणांक क्या दर्शाता है, तो गिनी गुणांक भी आय की विषमता को दर्शाता है। ओके, तो क्या लिखेंगे इसमें, यह भी आय की विषमता को दर्शाता है। लिखेंगे यह भी आय की असमानता या आय और वितरण की असमानता, एक ही बात है जो मैंने वहां पर लिखा था। यह भी आय और वितरण की असमानता, असमानता को दर्शाता है, आय एवं वितरण की असमानता को दर्शाता है। इट इज आल्सो रिप्रेजेंट द इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या सॉरी इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यह बात भी आपको याद रखना। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसके बारे में किसने बताया, तो याद रखना एक मैं नाम लूंगा मेरे साथियों, 1912 की बात है, कोरेडो गिनी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। तो अगला बिंदु क्या लिखेंगे, इसका प्रतिपादन किसने किया, या इसको मेरे साथियों किसने बताया, इसके बारे में किसने बताया। तो सबसे पहला दूसरा बिंदु लिखेंगे प्रतिपादन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया, तो नाम लिखना कोरेडो गिनी, कोरेडो गिनी। तो कोरेडो गिनी नाम के अर्थशास्त्री ने 1912 में दिया है ना, किसके बारे में, तो इस गिनी गुणांक के बारे में। याद रखना अगली बात, इसमें 0 से 1 तक का अंक होता है। तो 0 से 1 तक अंक होते हैं इसके अंदर, 0 से 1 तक के अंक इसमें होते हैं, अंक होते हैं 0 से 1 तक के अंक इसके अंदर होते हैं। यह बात भी आपको याद रखना है। यानी कि एक स्केल है, ये कुछ ऐसा स्केल, ये ऐसा स्केल। तो इस स्केल में देखना, यहां पर मान लो 0 है और यहां पर क्या है, 1 है। तो याद रखना 0 से 1 तक के इसमें अंक होते हैं। 0 से लगा करके मेरे दोस्त यहां पर आ जाएगा 0.5, है ना, यहां पर कहीं आएगा 0. थोड़ा सा इधर खसका देते हैं, 0.2, यहां पर क्या आ जाएगा, 0.2 आएगा यहां पर। तो ये 0.2 हो गया, ये 0.5 हो गया, यहां पर 0.8 आ जाएगा, ऐसे करके 1 तक आएगा। तो 0 का मतलब होता है पूर्ण समानता। इस 0 का मतलब क्या होता है, पूर्ण समानता। अगर मेरे साथियों पूर्ण समानता लिखना है, 0 का मतलब होता है पूरी तरीके से इक्विलिटी है, फुली इक्विलिटी आप इसे कहते हैं। और 1 का मतलब होता है पूर्ण असमानता, है ना, पूर्ण असमानता। तो 1 का मतलब और 0 का मतलब समझ में आ गया। सवाल पूछा जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति 0 पर है, इसका मतलब है पूरी तरीके से उनकी आय और उनका वितरण जो है एक जैसा है। अगर कोई व्यक्ति 1 तक है
तो मेरे साथियों पूरी तरीके से वो असमानता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये कोरेडो गिनी के बारे में या गिनी गुणांक के बारे में आपको इतना भर केवल याद रखना है, केवल इतना भर आपको याद रखना है। ओके, आ गई बात समझ में? इतना ही आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब बताओ जरा कमेंट करके, यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, आज मेरा फर्स्ट कमेंट कर रही हूं, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका इस बात के लिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे साथियों कि गरीबी से संबंधित समितियां कौन कौन सी है और उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट दी है, क्योंकि वो भी जरूरी है ना। तो अगला हेडिंग डालेंगे गरीबी से संबंधित समितियां, तो लिखेंगे गरीबी से संबंधित समितियां, या एक काम करेंगे समितियों का एक अलग से चैप्टर ले लेंगे हम लोग कि समितियों में क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी कमिटीज है, क्या क्या है ना, वो हम अगले चैप्टर की बात कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उस चैप्टर को हम अगले मतलब नए टॉपिक से ही शुरू करेंगे। तो ये गरीबी वाला टॉपिक खत्म। अब हम बात करेंगे रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो आइए जरा, रोजगार, रोजगार का मतलब क्या होता है? जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूं और इससे मुझे पैसा कमाने को मिल रहा है, मेरे परिवार की आजीविका चल रही है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं रोजगार में हूं। ठीक है, तो जिस काम से आपको पैसों की प्राप्ति हो, जिस काम से आपको धन की प्राप्ति हो, पैसा मिले, वही कहलाता है रोजगार। ठीक है, तो देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं रोजगार का मतलब क्या है। तो रोजगार का मतलब क्या है मेरे साथियों, आसान से शब्दों में, तो जिस कार्य से धन की प्राप्ति हो, जिस कार्य को करने से या जिस कार्य से धन की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, जिस कार्य को करने से किसकी प्राप्ति हो, तो धन की प्राप्ति हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोजगार के नाम से आप इसे जानते हैं, या जिसकी वजह से पैसा मिले। कुल मिलाकर के रोजगार का मतलब ही होता है ना, जिसकी वजह से पैसा मिले, जिसकी वजह से पैसा मिले, जिसकी वजह से पैसा मिले, उसी को मेरे साथियों रोजगार कहते हैं आप लोग। और रोजगार का ठीक उल्टा होता है बेरोजगार। ठीक है, जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं रोजगार में हूं, तो रोजगार का ठीक उल्टा होता है बेरोजगार। तो बेरोजगार या बेरोजगारी की हम बात करें, बेरोजगार और बेरोजगारी में अंतर है। जैसे अगर मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है तो मैं बेरोजगार हूं, और ये जो मेरी स्थिति है इसी को बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके बारे में क्या याद रखना है? तो याद रखना है, इसके बारे में मैं लिखवाता हूं, यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी दशा है, ऐसी दशा है जिसमें इच्छुक व्यक्ति, जिसमें इच्छुक व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति है ना, कार्य करना चाहता है, या ऐसा लिखे निश्चित मजदूरी पर, या निश्चित की जगह लिखो तय मजदूरी पर, तय मजदूरी पर कार्य करना चाहता है, तय मजदूरी पर कार्य करना चाहता है, किंतु उसे काम नहीं मिलता, किंतु उसे काम नहीं मिलता, यह स्थिति, या ऐसा लिखिए यह दशा बेरोजगारी कहलाती है, यह दशा बेरोजगारी कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। तथा वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है, तथा वह व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। ओके, तो बेरोजगारी एक स्थिति है, एक दशा है, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें मेरे साथियों कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, ठीक है, काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, तो ये ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग सब लोग तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में कितना सैलरी मिलेगी, आपको पता है कितनी छुट्टियां मिलेगी, फिर भी आप काम करने के लिए तैयार हैं, आप चाहते हैं कि मैं काम करूं, लेकिन सरकार आपको रोजगार नहीं दे रही है, तो आप बेरोजगार हो, और आपकी जो दशा है ना उसी को बेरोजगारी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, बस सिंपल सी बात है जो मैंने तय मानकों के अनुसार आपको बताई है, इसी को बेरोजगारी के नाम से जानते हैं।
तो ये एक सिचुएशन है, ओके, तो ये एक दशा है। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, देखो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहते तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखूं क्या इसको? आज पेपर नहीं था, है ना, इसको लिखूं अंग्रेजी में? कल है पेपर, कल आपकी क्लास भी नहीं होगी। अच्छा एक बात और, आपके टेस्ट आने वाले हैं कल, एप्लीकेशन पे ही टेस्ट मिलेंगे। अभी मेरा मोबाइल बंद है, जैसे ही चालू होगा मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसे मिलेंगे, लास्ट में याद दिलाना। तो याद रखना ये स्थिति क्या है, बेरोजगारी कहलाती है। अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं, इंडिविजुअल हु आर विलिंग टू वर्क एट द करंट वेजेस रेट बट आर अनेबल टू फाइंड वर्क इज कॉल्ड या इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको बेरोजगारी बोलते हैं। अच्छा भारत में बेरोजगारी का मापन कौन करता है? तो भारत में इसका मापन एनएसओ के द्वारा किया जाता है। भारत में बेरोजगारी का मापन, मेजरमेंट कौन करता है? मेजरमेंट, तो भारत में इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ के द्वारा, एनएसओ, इसको हम बोलते हैं नेशनल, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बोलते हैं इसको, स्टेटिस्टिक्स ऑफिस के नाम से आप इसे जानते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के नाम से आप इसे जानते हैं। तो भारत में बेरोजगारी का मापन मेरे साथियों ये करता है। अब सवाल कहां से आता है? तो सवाल मेरे साथियों आता है बेरोजगारी के प्रकार से। आओ जरा बेरोजगारी के प्रकार हम लोग देख लेते हैं, यहां से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं बेरोजगारी के प्रकार। बहुत सारे सवाल यहां से एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। बेरोजगारी के प्रकार, इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी बेरोजगारी है। सबसे पहली एक बेरोजगारी आप लोग याद रखना मेरे साथियों, जिसे बोलते हैं मेरे साथियों शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी, क्या बोलते हैं इसे? शिक्षित बेरोजगारी के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो शिक्षित बेरोजगारी के नाम से आप इसे जानते हैं। दरअसल शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो याद रखना शिक्षित बेरोजगारी है क्या चीज। अगर आपसे यह पूछा जाए कि शिक्षित बेरोजगारी क्या है, तो योग्यता और रोजगार में किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं होता है, उसी को बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। जैसे मैंने मान लो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रखी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बताओ मुझे डॉक्टर होना चाहिए, मेरा काम डॉक्टर का है, पर मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो मेरे रोजगार में और मेरी योग्यता में कोई तालमेल ही नहीं है ना। तो इसमें लिखेंगे रोजगार और योग्यता में कोई तालमेल नहीं होता। तो एम्प्लॉयमेंट एंड एबिलिटी या एलिजिबिलिटी भी आप कह सकते हैं, रोजगार एवं योग्यता में तालमेल नहीं होता, है ना, रोजगार और योग्यता में तालमेल नहीं होता। तो याद रखना है मेरे साथियों, रोजगार और योग्यता में तालमेल इसमें नहीं होता है, इसी को शिक्षित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अच्छा इसको एक और नाम से जानते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी भी आप इसे कह देते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर सवाल पूछा जाए कि इसका अन्य नाम क्या है, तो मेरे दोस्त इसका अन्य नाम लिखना संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या बोलेंगे इसे? संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी आप इसे कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से आप इसे जानते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो शिक्षित बेरोजगारी को ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। सर इधर देखिए, हाँ जी गुलशन जी बताइए। सर आज में एक क्लास है गुरुजी में प्रिया शुक्ला, ओके पहली क्लास है आपकी, बढ़िया बधाई हो आपको, है ना, पहली क्लास में पढ़िए आप अच्छे से। दूसरी है मेरे साथियों याद रखना मौसमी बेरोजगारी, दूसरी बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी।
क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ये दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली बात, ग्रामीण क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। ये पूछा जाता है कि ये जो बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, कहां देखने को मिलती है, तो याद रखना ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, या प्राथमिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, में दिखाई देती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कृषि में लोगों के पास में काम धंधे केवल और केवल फसलों की बुआई पर रहता है और फसलों की कटाई पर रहता है। आ रही बात समझ में? इसके अलावा फिर कभी नहीं रहता है, मतलब बीच में वो फ्री रहते हैं, उस समय बेरोजगार रहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, कृषि क्षेत्र में देखने को मिलेगी और प्राथमिक क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसमें लिखेंगे, इसमें फसल की बुआई और कटाई, इसमें फसल की बुआई, इसमें फसल की बुआई एवं कटाई पर ही लोग बिजी रहते हैं, पर ही लोगों के पास रोजगार रहता है, पर ही लोगों के पास रोजगार रहता है, रोजगार रहता है, शेष दिनों में नहीं। तो याद रखना, बीच के दिन तो चले गए, वहां तो लोग सब है ना गांव की चौपाल पर बैठ करके ताश खेलेंगे। आ गई बात समझ में? ओके, अगली बात करेंगे तीसरी। तो तीसरा लिखना है अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य को हम बोलते हैं इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। तो अदृश्य बेरोजगारी हो गया। इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, हिडन, है ना। या फिर इसी का एक और नाम है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्टिंग्विश्ड, है ना, केवल प्रच्छन्न बेरोजगारी ही आप याद रखें। तो ये कहां पर देखने को मिलेगी? ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, कृषि क्षेत्र में। तो सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहां पर देखने को मिलती है, तो यह भी ग्रामीण क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं आप इसे, अथवा कृषि में देखने को मिलती है, कृषि में दिखाई देती है, कृषि में दिखाई देती है। तो कृषि में, ग्रामीण क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में आपको अदृश्य बेरोजगारी दिखाई देती है। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात को, कि ये जो अदृश्य बेरोजगारी, इसमें होता क्या है, तो आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या इसमें होती है। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या, आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या, आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या इसके अंदर रहती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे खेत पर कोई काम नहीं था, पर मैं गया, अकेला जा रहा था, तो मम्मी ने कहा रुक रुक मैं भी चलूंगी। मैंने कहा ठीक है। पापा ने बोला कहां, खेत पे जा रहा हूं? मैंने कहा हाँ। रुक रुक बेटा मैं भी चलता हूं। सिस्टर बैठी, उसने बोला भैया मैं भी चलूंगी, अकेला क्या करूंगी? मैंने कहा चल। हम चारों लोग खेत पर चले गए। काम कुछ भी नहीं है, काम केवल इतना सा है कि खेतों में जो क्यारियां बनी हुई है उसके अंदर हमें फावड़े की सहायता से पानी का रास्ता बनाना है, केवल, बस केवल इतना काम है, जो आधे आधे एक एक घंटे में मेरे साथियों हमें काम करना। बाकी हम ऐसे ही टाइम पास ही कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम बेरोजगार हैं। इस समय में हो सकता है मैं 2-4-5 क्लासेस और ले लेता, या मेरे पिताजी भैंस वैंस चरा के आ जाते, मेरी बहन जो है वो घर का काम निपटा लेती, काम वाम हो जाता ना, लेकिन हमें कोई फिक्र ही नहीं है। तो आवश्यकता से अधिक लोगों की संख्या अगर किसी क्षेत्र में होती है तो अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मेरे साथियों उत्पन्न होती है। अच्छा, वो आपने विनोद वाला एग्जाम्पल सुना है? विनोद,
देख रहे हो विनोद? विनोद, जेसीबी की खुदाई चल रही थी एक बार, है ना? तो जेसीबी की खुदाई चल रही, मैं भी खड़ा हो गया, मेरे साथ मेरे दोस्त सारे लोग खड़े हो गए, ऐसे हाथ करके खड़े हम लोग, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर पता चला अरे मेरी तो क्लास थी, है ना? तो याद रखना इसी को क्या बोलते हैं। सर जी अगर आप मेरा नाम क्लास में ना लें तो मुझे आपसे कुछ कहना है, कह दो, नाम तो मैंने फिर भी नहीं लिया है। चलिए, तो ये मेरे साथियों अदृश्य बेरोजगारी के नाम से आप इसे जानते हैं, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है। अब एक होती है मेरे साथियों उसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय, शायद चौथे नंबर की लिख लो, चक्रीय, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी, इसको हम बोलते हैं साइक्लिकल। साइक्लिकल कैसे लिखते हैं? साइक्लिकल ऐसे ही लिखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आप इसे कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी। अब याद रखना चक्रीय बेरोजगारी कहां पर पाई जाती है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। विकसित देशों में यह पाई जाती है, बस केवल एक लाइन लिखो, विकसित देशों में। तो लिखेंगे विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में यह बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो विकसित देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में पाई जाती है। यह बेरोजगारी कहां पर देखने को मिलती है? विकसित देशों में देखने को मिलती है, बस। चक्रीय बेरोजगारी कहां पर? विकसित देशों में देखने को मिलती है। ओके, आ गई बात समझ में आप लोगों को? बस इतना ही याद रखना है कि विकसित देशों में यह देखने को मिलेगी। आज पक्का बताऊंगा क्वीज कहां होती है, अब भी बताता हूं। ठीक है, यह बेरोजगारी समझ में आ गई आप लोगों को? बताओ एक बार, हुआ चार्ज? चलो भाई, सुनना सब लोग, देखो, देखो भाई, ये आपका मोबाइल है, मतलब मेरा है ये, इसमें एप्लीकेशन कहाँ है? ये रही एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन में पेड क्लासेस पर जाऊंगा और मैं दिल्ली पुलिस पर चला जाऊंगा, क्योंकि ये देखिएगा कहां गया दिल्ली पुलिस, ये रहा दिल्ली पुलिस यकीन बैच, कहां गया भैया? ये रहा यकीन बैच कांस्टेबल। जैसे ही ओपन करूंगा इस यकीन बैच को तो आप देखोगे यहां पर ये लाइव आ रहा है बीच में, है ना? और ये मेरी क्लास चल रही लाइव, इसके पास में टेस्ट आ रहा है यकीन बैच का। जैसे ही आप टेस्ट पर क्लिक करोगे ना तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ड्राइवर, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिजिक्स, रीजनिंग, है ना, ये सारे के सारे आपके स्टैटिक, जीके, पॉलिटी, मैथ सबके आ रहे हैं। इस बार मेरा भी आएगा, इसमें इकोनॉमिक्स का भी आएगा। तो इकोनॉमिक्स का जैसे ही क्लिक करोगे ना तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कब आएंगे, टेस्ट आपको कब देखने को मिलेगा? तो कल शाम को 6 बजे ये टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। कल शाम को 6 बजे इसी समय, इसी एप्लीकेशन में जाना है आपको, दिल्ली पुलिस वाले में, और वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, जिसे आप दे सकते हैं बाद में। ओके, इसमें वास्तव में अभी तक नहीं डाले गए थे टेस्ट, पर अब से डालेंगे इसके अंदर। ओके, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई जो मैंने बताई? ठीक है ना, ये टेस्ट वाली कहानी समझ में आ गई आप लोगों को?
तो अब इसका आपको याद रखना है कि वो ये सब बातें, हाँ नहीं है सर अभी नहीं है, कल से आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ओके ओके ठीक है, तो चलिए भाई, इतनी सारी बेरोजगारी हो गई है, अदृश्य हो गई, चक्री हो गई, मौसमी हो गई, शिक्षित हो गई। एक और है मेरे साथियों, उसको बोलते हैं संघर्षात्मक, है ना। कौन सा नंबर है भैया, 5वां नंबर लिख लो। क्या लिखेंगे, संघर्षात्मक, संघर्षात्मक, या फिर इसी को मेरे साथियों घर्षणात्मक भी बोलते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी आप इसे कह देते हैं, संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी आप इसे कहते हैं, ठीक है। संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी आप इसे कह देते हैं सिंपल से शब्दों में। अब देखो संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी होती क्या है दरअसल। तो संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान क्या लेते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग, है ना, ये तो हमें भी पता था पहले से ही, पहले से पता था, तो बस और क्या बताना है इसके अलावा, ठीक है। तो याद ये रखना है मेरे दोस्त कि आप लोग दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन गए, याद रखना है मैं क्या बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस में आप लोग किस पोस्ट पर चले गए, कांस्टेबल की पोस्ट पर चले गए, कांस्टेबल आप लोग बन गए, आपकी झांकी हो गई, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल चले गए आप लोग बन के। आपने देखा कि आपका जो अधिकारी है वो एक आईपीएस अधिकारी है, आईपीएस, और आपने सुना है कि वो यूपीएससी की तैयारी करके आया हुआ है, ठीक है। आप भाई उसने आपके ऊपर रोब, आप जब भी आईपीएस दिखता है तो सलाम सर ऐसे करते हैं, जय हिंद सर जय हिंद सर, आपका दिमाग खराब हुआ है, बोले यार ये कौन सा तोता है जो मेरे साथियों हमें बार बार सलाम करने पर मजबूर कर देता है। तो फिर पता चला कि अरे भाई ये तो यूपीएससी की तैयारी से आता है व्यक्ति, है ना, और हम तो मेरे साथियों दिल्ली पुलिस की तैयारी से आते हैं, और हमारी तैयारी और इसकी तैयारी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पर आप तो मेहनती लोग हैं, आपने कहा कि यार ऐसा क्या अंतर होता है, चलो इस अंतर को दूर करते हैं, ठीक है। तो याद ये रखना है मेरे दोस्त कि आपके पास रोजगार था, आप कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस में, आपके पास अभी रोजगार था कि नहीं था, बोले हाँ सर रोजगार तो है हमारे पास में, हम दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। आपने ये कहा कि नहीं मुझे बनना है तो यही बनना है, हजारों लाखों लोग अगर इसको सैल्यूट करते हैं तो मुझे बनना यही है। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो बोले हमें बनना यही है, तो आपने क्या किया, इस रोजगार से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। आपने कहा कि चलो भैया इस्तीफा दिया जाएगा, और इस्तीफा देकर के आपने क्या किया, आरडब्ल्यूए का कोर्स लिया, आरडब्ल्यूए सिविल सर्विस एग्जाम्स का, और यूपीएससी की तैयारी आप लोग करने लग गए। आपने लगभग 2 साल तक तैयारी करी, कितने साल तक तैयारी करी, 2 साल तक आपने संघर्ष किया। एक रोजगार को छोड़ने के बाद आपने इस्तीफा दे दिया नौकरी से, आप रोजगार में थे, ठीक है, ठीक है, आप रोजगार में थे पहले, आपने इस्तीफा दिया, उसके बाद आपने आरडब्ल्यूए का कोर्स लिया, और फिर आप 2 साल की तैयारी करते हुए मेरे साथियों आईपीएस बन गए, वापस से आपके पास में रोजगार हो गया, वापस से क्या हो गया, रोजगार हो गया। तो याद रखना पहले रोजगार और दूसरे रोजगार के बीच का जो समय था जिसमें आपने संघर्ष किया, उसी समय में आपके पास में कोई रोजगार नहीं था, आप चाहते थे रोजगार लेना, आईपीएस बनना चाहते थे, तो इसी बेरोजगारी को हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संघर्षात्मक, या फिर इसी को घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो संघर्षात्मक कह दो या घर्षणात्मक कह दो, दोनों एक ही बात है। आ गई बात समझ में। तो ये बात आपको दरअसल यहां पर समझना है। तो क्या लिखेंगे इसमें कहानी, तो हम इसके अंदर ये लिखेंगे, एक रोजगार और दूसरे, मतलब एक रोजगार से दूसरे रोजगार के बीच के समय को संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, सिंपल से शब्दों में। तो पहले रोजगार और दूसरे रोजगार, पहले रोजगार और दूसरे रोजगार के मध्य के समय को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, या इसी को संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि आपने संघर्ष किया ना उसमें, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ओके मेरे दोस्त, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है।
ठीक है ना। तो ये भी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये बेरोजगारी वाला टॉपिक भी आपका हो गया मेरे साथियों, गरीबी वाला टॉपिक भी हो गया। अब हमारे पास चूंकि समय है तो मैं अब गरीबी से संबंधित समितियां आपको करवा देता हूं, करवा दूं ना, है ना, समितियां मैं आपको करवा देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है ना। तो लिखेंगे अगला हेडिंग, बेरोजगारी को कम करने के उपाय। क्या लिखेंगे? बेरोजगारी को कम करने के उपाय। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम करने के उपाय। बेरोजगारी को कम करने के उपाय, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। तो याद रखना बहुत सारी चीजें, सरकार योजना बना दे, तो सरकार योजना बना दे और लोगों को रोजगार दे दे, जैसे मनरेगा, जैसे मुद्रा योजना, है ना, ऐसी कई योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ स्कीम्स बना करके सरकार लोगों को रोजगार दे सकती है ना। तो मेरे साथियों स्कीम्स के माध्यम से सरकार जो है वो रोजगार दे सकती है। दूसरा, सरकारी नौकरी निकाल दे, रोजगार में वृद्धि कर दे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दे मेरे साथियों। सरकार रेलवे में अच्छी खासी वैकेंसी ला सकती है, एसएससी में ला सकती है, डिफेंस में ला सकती है। सरकार को लाना भी चाहिए, डिफेंस में कई पद खाली है, रेलवे में कई पद खाली है। तो रोजगार बढ़ा करके भी सरकार क्या करती है, बेरोजगारी को कम कर सकती है। स्कीम बना करके भी मेरे साथियों बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बना दे सरकार, मेरे ख्याल से ये रोजगार और योजना तो ठीक है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर याद रखना चाहिए लोगों को। तो याद रखना है भाई, ये बता दिया था, वो गरीबी वाला बताया था, है ना। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चलाए सरकार को ना। रोजगार देने से ज्यादा मेरे ख्याल से अब ध्यान देना चाहिए लोगों की स्किल पर काम करने का, है ना। सरकार क्यों ना स्किल बढ़ाए, स्किल बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे, लोग खुद ही रोजगार ले लेंगे। और चौथा लिखना मेरे साथियों, जनसंख्या में कंट्रोल करके, तो जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। और अच्छा, बेरोजगारी को कम करने का एक उपाय यह भी है मेरे साथियों कि आप शिक्षा के लेवल को, शिक्षा स्तर को सुधारो, शिक्षा स्तर में सुधार कर लो, तो भी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अरे भाई काम धंधे, पकोड़े बनाओ, पकोड़े तलो, इससे बेरोजगारी दूर होगी क्या? कम से कम काम तो मिलेगा। अजय कुमार बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, सर आप पता नहीं किसके जैसे लगते हैं, हरियाणा में राजू पंजाबी करके सिंगर था, उसके जैसे। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पुनर्जन्म हुआ है मेरे भाई? हैं, चुपचाप पढ़ तो लेते नहीं उन्हें। पुलिस में, पुलिस बनना है ना अपने को, दिल्ली पुलिस में काम करना है कि नहीं करना है? करना है ना। तो राजू पंजाबी जी तो आके नहीं करवाएंगे काम, करना आपको ही है। ठीक है, अच्छी बात है। कोई मुझे लालू प्रसाद भी कह देता है, सॉरी वो क्या, अखिलेश यादव, तो फिर चलिए। रामकिशन कह रहे हैं अच्छा सर, हाँ बिल्कुल लग रहा हूं ना मैं, राजू पंजाबी लग रहा हूं बेटा, उसी का सेकंड भाई हूं मैं। ओके ओके, मन्नू भी कह रहे हैं हाँ सर। सर दिल्ली पुलिस जीएस की बुक में इतना सब कुछ नहीं है, कौन सा याद करूं? भाई किताब में अगर सब कुछ मिल जाएगा फिर हमारी क्या जरूरत, दोनों याद कर लो, जिसमें जो लिखा है वो याद कर लो, है ना। चलिए, ओके, इसके आगे की चीजें हम पढ़ते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो याद रखना अभी गरीबी से संबंधित समितियां मैं आपको लिखवा देता हूं कि गरीबी से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कर देता हूं, है ना। कौन कौन सी कमिटीज है जिसने गरीबी से संबंधित रूपरेखाएं तैयार की है। ओके, तो आइए जरा उनके बारे में हम देख लेते हैं। हाँ लालू प्रसाद ही लग रहा हूं, अरे लालू प्रसाद के भांजो, है ना। कोई बात नहीं भाई, जो कह दो वो कह दो, हमें क्या है। लालू प्रसाद कह दो, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी जी कह दो, ठीक है।
चलो आओ जरा हम अब बात कर लेते हैं मेरे साथियों गरीबी से संबंधित समितियों के बारे में कि कौन कौन सी कमिटीज है जिसका संबंध किससे, गरीबी से है ना, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। आइए जरा गरीबी से संबंधित समितियों के बारे में डिस्कशन कर देता हूं, उसी में ऐड ऑन कर देता हूं बेरोजगारी से पहले में ही, है ना, यहीं पर ऐड ऑन कर लेता हूं। तो लिखेंगे गरीबी से संबंधित समितियां, गरीबी से संबंधित समितियां। अरे भाई इन कमिटीज को बनाया गया था, गरीबी से संबंधित समितियां, है ना। तो कौन कौन सी कमिटीज थी जिसका संबंध गरीबी से है? सबसे पहली एक कमिटी है अलग कमिटी, अलग समिति। तो याद रखना इसका नाम क्या है, अलग समिति, अलग कमिटी के नाम से आप इसे जानते हैं, अलग कमिटी नाम है इसका, अलग कमिटी। अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस अलग कमिटी का गठन कब किया गया था, तो याद रखना है इसका गठन किया गया था 1977 में। कब किया गया था? 1977 में इसका गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1979 में दी थी, है ना। अलग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 2 साल बाद दी थी मेरे साथियों, 1979 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। अलग कमिटी ने क्या बताया था गरीबी से संबंधित? इसने यह बताया था कि जो गरीबी का मापन है, सुनना मेरी बात को, इसने यह बताया था कि गरीबी का जो मापन है वो कैलोरी के आधार पर होना चाहिए। गरीबी का जो मेजरमेंट है वो कैलोरी के आधार पर होना चाहिए, कैलोरी के आधार पर। तो कैलोरी के आधार पर गरीबी का मापन होना चाहिए, कैलोरी के आधार पर। और इसने यह बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, और अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है, अर्बन एरियाज में रहता है, तो उसे कम काम करना पड़ता है। जैसे मैं शहर में रहता हूं तो मुझे मानसिक काम ज्यादा करना पड़ता है, तो मेरे लिए ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है तो उससे 2100 कैलोरी मेरे साथियों प्रतिदिन लेना चाहिए, 2100 कैलोरी प्रतिदिन उसको लेना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है तो उसे चूंकि शारीरिक काम करना पड़ता है, इसलिए उसे 2400 कैलोरी प्रतिदिन मेरे साथियों, प्रतिदिन ऊर्जा लेनी चाहिए। अगर इससे कम वो ऊर्जा ले रहा है, इसका मतलब वो गरीब है। तो अलग समिति ने पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी बताई कैलोरी में? 2400 कैलोरी। और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। गठन कब किया गया? 1977 में। और रिपोर्ट कब दी? 1979 में, 2 साल में। अगली एक कमिटी है मेरे साथियों जिसका नाम है लकड़वाला कमिटी। ना तो लड़की वाला ना लड़का वाला, क्या नाम है इसका? लकड़वाला। तो लिखेंगे लकड़वाला समिति। क्या बोलेंगे? लकड़वाला समिति। और यह कमिटी थी 1990 की, मतलब इसका जो गठन किया गया था ना, वो कब किया गया था? तो 1990 में इसका गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 3 साल बाद, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 3 साल बाद, 1993 में, 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसने जो गरीबी का मापन है उसके लिए 2 सूचकांक का उपयोग किया था, है ना। गरीबी का मापन जो है उसके लिए इसने 2 इंडेक्स दिए थे, 2 सूचकांक दिए थे। पहला इंडेक्स था मेरे साथियों सीपीआई। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आ गई बात समझ में? सीपीआई। और सीपीआई को भी इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। शायद मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, अगर नहीं पढ़ाया तो घबराना मत। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आप इसे कहते हैं। इसने कहा कि गरीबी का मापन ना इस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसने जो सूचकांक दिया सीपीआई का, उसका नाम था सीपीआई एएल। और शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी के मापन के लिए जो सूचकांक दिया उसका नाम है सीपीआई आईडब्ल्यू। आ गई बात समझ में? ये सूचकांक किसने दिए? लकड़वाला समिति ने। अब आपके दिमाग में यहां सवाल आ सकता है कि सर सीपीआई एएल का मतलब क्या होता है? तो सीपीआई एएल का मतलब होता है एग्रीकल्चर लेबर। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि मजदूर रहते हैं, है ना। सर जी नाच कर दिखा दो बेटा, आजा यहां दिखाता हूं नाच कर, आजा बेटा आजा। तो सीपीआई एएल का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल लेबर, कृषि मजदूर।
एग्रीकल्चरल लेबर आप इसे कहते हैं, कृषि मजदूर, है ना। नाच के क्या दिखा दूं, घर आके पढ़ा भी दूं, घर आके ही नचवा दूं ना, मतलब मैं ही नाच लूं घर आके तुम्हारे। यहां नाच के दिखा दो। अगला है सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई आईडब्ल्यू, बहुत बढ़िया, अच्छा। तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक लोग रहते हैं, उद्योगों में काम करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कमिटीज आपको याद रखना है, ओके। इतनी बातें समझ में आ गई लकड़वाला समिति और अलग समिति के बारे में। अगली समिति थी मेरे साथियों जो कि 2005 की कमेटी थी दरअसल, और उस कमेटी का नाम था सुरेश तेंदुलकर कमेटी। क्या नाम है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। तो लिखेंगे सुरेश तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर समिति। और इसके बारे में ये मैं कहूंगा कि ये जो समिति है ना 2005 की, इसका गठन कब किया गया था, 2005 में इसका गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो याद रखना इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 4 साल में, 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, 2009 में। और इसने भी गरीबी का जो मापन है वो उपभोग के आधार पर बताया था। इसने जो मापन किया था वो मासिक उपभोग के आधार पर बताया था, मासिक उपभोग के आधार पर, मंथली कंजप्शन, मासिक उपभोग, मंथली कंजप्शन, क्या बोलते हैं, मंथली कंजप्शन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मासिक उपभोग के आधार पर, मासिक उपभोग के आधार पर गरीबी का निर्धारण इसने किया। और इसने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है तो उसको, यानी कि रूरल एरियाज में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको एक महीने में एक व्यक्ति को कितने रुपए खर्च करना चाहिए। तो बोले अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो एक व्यक्ति एक महीने में मेरे साथियों 816 रुपए खर्च करना चाहिए, 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति माह, है ना। और अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रह रहा है, अर्बन एरियाज में रह रहा है, अर्बन एरियाज में, तो फिर उसे कितने रुपए खर्च करना चाहिए। तो याद रखना अगर कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रह रहा है, अर्बन एरियाज में, तो उसे 1000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति खर्च करना चाहिए। अगर इतना भी खर्च नहीं कर रहा है तो हाँ ये गरीब है। आ गई बात समझ में, ये गरीब है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया है। और अगली कमेटी है सी रंगराजन समिति, इसके बारे में भी एक बार देख लो, है ना। अगला लिखेंगे सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति। ये 2012 में गठित की गई थी, 2012 की ये कमेटी है। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी मेरे साथियों 2014 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। और याद रखना इसमें इसने क्या किया, गरीबी का जो मापन है, गरीबी का मापन जो है वो कैसे किया जाना चाहिए। तो इसने बताया कि गरीबी का मापन मासिक उपभोग के आधार पर ही किया जाना चाहिए, मंथली कंजप्शन के आधार पर, तो मासिक उपभोग के आधार पर मेरे दोस्त इसने थोड़े रुपये बढ़ा दिए। इसने ये बताया कि गांव में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है, रूरल एरियाज में रह रहा है, तो उसे कितने रुपए खर्च करना चाहिए। तो बोले उसे 972 रुपए खर्च करना चाहिए, 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह। और अगर कोई व्यक्ति अर्बन एरियाज में रह रहा है, तो शहर में मेरे साथियों सब्जियां भी महंगी मिलती है, तो बोले तुम्हें 1407 रुपए खर्च करना चाहिए। अगर इतना भी खर्च नहीं कर पा रहे तो हे राम तुम गरीब हो, ठीक है। वाह वाह मेरे शेरों वाह, आपकी आंखें मोनालिसा जैसी दिखती है। कल से तुम बोल दोगे आपके हाथ जो है वो रावण जैसे दिखते हैं, वाह बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो ये इतनी बातें आपको कहानी के रूप में समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कहानी साफ होगी, जैसे दाग साफ होते हैं वैसे ही, है ना। खैर आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी चर्चा अब हम लोग करेंगे मंडे को। तो सैटरडे को कल क्विज है, क्विज से मेरा मतलब टेस्ट है, प्लीज दीजिएगा, आनंद लीजिएगा। कल आप आराम कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा बहुत ही बेहतरीन शानदार जिंदाबाद तरीके से। मिलते हैं आपसे सोमवार को शाम को 6 बजे फिर से, इसी उम्मीद, इसी उत्साह, इसी साहस के साथ, इसी यकीन के साथ।
शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, जय महाकाल।